नाज़रीन, इसराइल पर अंदरूनी और बैरूनी हमले जारी हैं और इस वक्त की सबसे टॉप न्यूज़ ये है कि इराक की जानिब से एक बार फिर इसराइल को निशाना बनाया गया है और इस बार तेल अवीव को यानी दारुल हुकूमत को निशाना बना दिया गया है। और ये सबसे पहला हमला है जो तेल अवीव को हिट किया गया है इराक की जानिब से। तो ये हमला भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, अल शिफा हॉस्पिटल जो है वो इस वक्त टॉप ट्रेंड है, वहाँ पर बड़ी लड़ाई जारी है। मज़ामती तहरीक ने इसराइली फ़ौज को घेर रखा है और आमने सामने इस वक्त लड़ाई जारी है। और शिफा हॉस्पिटल के अंदर कुछ बड़ी अफसोसनाक खबरें भी सामने आई हैं, जिसमें जो वहाँ का पूरी मेडिकल फैसिलिटी है उसको किस तरह से तबाह किया गया है। वहाँ जो अंदर फैमिलीज हैं, औरतें और बच्चे हैं, वो किस हालत में हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ खबरें हमारे पास आई हैं। फिर इसी तरह नाज़रीन, लेबनान से भी मुसलसल हमलों की खबरें आ रही हैं और इस वक्त नाज़रीन एक इंटेलिजेंस फोर्स को निशाना बनाने की इतलात आ रही हैं, जिसमें उनके ऑफिसर्स भी शामिल थे। और इसके साथ साथ फिर कई ऑपरेशन मुख्तलिफ जगहों के ऊपर किए गए हैं। कोई 20-25 ऑपरेशन मुख्तलिफ जगहों को निशाना बनाया गया है। जिस तरह मामूल के मुताबिक हमले जारी हैं वो भी आपको बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आगाज हम कर लेते हैं इराक से, जो कि इस वक्त सबसे मेगा न्यूज़ है, सबसे गैर मामूली और अनप्रेसिडेंटेड हमला है। वैसे तो इराक से किए जाने वाले सारे ही हमले गैर मामूली नौयत के होते हैं, क्योंकि वो खास और स्पेशल टारगेट्स को निशाना बनाते हैं। लेकिन ये वाला जो हमला है ये कमाल नौयत का है और इसमें पहली बार तेल अवीव यानी दारुल हुकूमत को निशाना बना दिया गया है। इससे पहले तेल अवीव के सराउंडिंग में जैसे बेन गोरियन एयरपोर्ट है वो भी बड़ा एहसास है। फिर पलमा चीन जो इनकी एयर बेस है वो भी तेल अवीव के पास ही है, उसको निशाना बनाया गया। उधर हाइफा वो भी तेल अवीव के थोड़ी सी दूरी पर है, लेकिन एग्जैक्ट तेल अवीव के अंदर जो कि दारुल हुकूमत है उसको निशाना नहीं बनाया गया था। तो आज इराक ने ये बाउंड्री भी तोड़ दी है और दारुल हुकूमत को जो है निशाना बना दिया है। इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक की बड़ी तंजीम, सबसे ज़्यादा फ़ाल तंजीम, वो बता रही है वी अटैक्ड पावर प्लांट इन तेल अवीव विद ड्रोन्स। तो जब तेल अवीव को निशाना बना दिया गया यानी दारुल हुकूमत को, जो सबसे सिक्योर और न देंगे ना दारुल हुकूमत, तो फिर दारुल हुकूमत होता है तो फिर पीछे क्या रह जाती है। मीन्स के अब इसराइल के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं बची है जिसको निशाना ना बनाया जा सकता हो। जो गजा से हमले हैं वो तो तेल अवीव पर हो ही रहे थे, लेकिन ना ही लेबनान से रॉकेट्स तेल अवीव तक पहुंचे हैं, ना ही किसी दूसरे किसी मुल्क से रॉकेट्स जो हैं वो तेल अवीव को टकराएं। ये बात ज़हन में रखें, 6 महीनों की जंग में किसी दूसरे मुल्क के जो रॉकेट्स हैं वो तेल अवीव को नहीं टकराएं। ये पहला हमला है जो तेल अवीव में जाकर किया गया है। और ये जो पावर स्टेशंस वाला मामला है, तो आप जरा रिकॉल करें वो जो खबर हमने आपके साथ शेयर की थी कि इस वक्त वहां पर ये दौड़ लगी हुई है कि जो पावर जनरेटर्स हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं, उनको खरीदा जा रहा है और इतना ज्यादा खरीदा जा रहा है कि उनका स्टॉक ही खत्म हो गया है। पीछे से सप्लाई पहुंच नहीं रही और वहां पर जो इलेक्ट्रिक जनरेटर ऑलरेडी मौजूद थे मार्केट में, वो मुकम्मल तौर पर वो स्टॉक जो है वो खत्म हो गया है। तो वो क्यों खरीदा जा रहा था, आज आपको इसका जवाब मिल गया है। पूरी एक प्लानिंग के साथ उनके जो पावर स्टेशंस हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि बिजली नहीं होगी, इसराइल अंधेरे में डूब जाएगा। कभी 75 सालों में इसराइल ने इस तरह की सूरत हाल फेस नहीं की होगी। जब से बिजली आई है इसराइल को इस तरह की सूरत हाल कभी फेस नहीं करना पड़ी होगी कि पूरा इसराइल जो है वो अंधेरे में डूब जाएगा। तो ये अब बाकायदा प्लानिंग के साथ पावर स्टेशंस को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है और ऑल आउट वॉर छिड़ने से पहले बहुत सारे पावर स्टेशंस तबाह कर दिए जाएंगे और ऑल आउट वॉर में मुकम्मल इसराइल की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको तो जो है ना मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। तो इसराइली इसलिए जो है वो जनरेटर, तो ये मामूली चीज़ नहीं है। आप ज़रा इमेजिन करिए कि जब वहां पर पूरा इसराइल बिजली के बगैर बैठा होगा तो फिर किस तरह की सूरत हाल उनके लिए होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत दूरदर्श जो है वो नताइज निकलेंगे और एक स्ट्रेटेजिक जो गलबा है वो हासिल होगा मज़ामती तहरीक और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तमाम को, जब इसराइल के अंदर ये वाली सूरत हाल होगी। अच्छा, अब जरा आपको गजा के हवाले से अपडेट करते हैं। और गजा में जो इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है, जो सबसे बड़ी खबर है वो तो अल शिफा बनी हुई है। पिछले अगर हम 3, 4, 5 दिनों से देख लें, जब से इसराइली फौज अल शिफा में गई है
तो अब से यही टॉप न्यूज़ है। वहाँ इसराइली फ़ौज क्या कार्रवाइयाँ कर रही है और उसके बाद जो मज़ामती तहरीक वहाँ पहुँची और उनको घेरे में लेकर उन पर धावा बोला और उनके साथ लड़ाई हो रही है, क्योंकि देखें इंटरनेशनल कम्युनिटी तो फेल हुई, तो जो करना था हमास ही को करना था। सारी दुनिया देख तो रही है, लेकिन क्या रुकवा सकी है? क्या वहां पर जुल्म रुकवा सके? तो नहीं ना रुकवा सकी। तो जो हमास कर सकते हैं तो उसने करना था, तो वो वहां पर पहुंचे हैं जंगजू, उनके साथ लड़ रहे हैं। लेकिन अभी 2-3 बड़ी जालमाना कार्रवाइयां इसराइल की जानिब से फिर कर दी गई हैं और डायरेक्ट जो मेडिकल फैसिलिटी है, जो बिल्डिंग है, उसको निशाना बनाया गया। और उस बिल्डिंग के अंदर क्या क्या था यह जरा सुनिएगा। अल मायदीन रिपोर्ट कर रहा है, द बिल्डिंग दैट द ऑक्यूपेशन ब्लू अप इन द अल शिफा कॉम्प्लेक्स इन दिस मॉर्निंग इज द बैकबोन ऑफ द हेल्थ सेक्टर इन द गाजा सिटी एंड इट्स नॉर्थ। के अल शिफा कॉम्प्लेक्स के अंदर जिस बिल्डिंग को तबाह किया गया है वो मेडिकल फैसिलिटी की बैकबोन है, यानी जितनी को मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है उसमें इस बिल्डिंग का इतना किरदार था कि ये बैकबोन थी, एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत थी इस बिल्डिंग की। उसके अंदर सारा इक्विपमेंट, सारा जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल थी, तो उसको तबाह कर दिया गया। तो वहां भी हमास बैठी हुई थी, बताया ना, वहां भी क्या हमास बैठी हुई थी कि इसलिए उस मेडिकल फैसिलिटी को तबाह किया गया। तो बात को समझे ये हो क्या रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ जो टोटल प्लानिंग है वो फलस्तीनियों को निकालने की है। ये सारी टाइमलाइन हमें यही बताती है। तो डायरेक्टली हॉस्पिटल्स जो है वो अंडर अटैक आ रहे हैं। अगली बात जरा उनकी सुनिए, क्या क्या इक्विपमेंट वहां पर अवेलेबल था। ऑल कार्डियक यानी दिल से रिलेटेड एक्सरे एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इक्विपमेंट इन गाजा were destroyed by the occupation army by bombing the specialist building today। तो वहां पर मुख्तलिफ तर्ज का जो इक्विपमेंट वहां पर अवेलेबल था, हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल थी, वो तबाह कर दी गई है। आगे जरा देखिए, कम्युनिकेशंस हैव बीन कट ऑफ सो फार विद एवरीवन इनसाइड द शिफा हॉस्पिटल। वहां पर कम्युनिकेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुकी है। इसके साथ जरा देखिए, देयर आर फैमिलीज बिसीज्ड एंड हंगरी इन अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स सिंस द ऑक्यूपेशन आर्मी एंटर्ड इट फ्यू डेज अगो। कि जब से इसराइली फौज वहां पर दाखिल हुई है उसके बाद जो अंदर फैमिलीज थी बहुत बड़ी तादाद में वो बिसीज्ड हो गई हैं, यानी अंदर फंस गई हैं। अब वो इसराइली फौज उनको बाहर बहुत सारी को नहीं निकलने दे रही, तो वो अंदर हंगरी हैं, यानी खाना उन तक ऑलरेडी खाना नहीं है। तो जहां पर इसराइली फौज है वहां पर क्या खाना होना है। 100 से ज्यादा एड वर्कर्स तो इसराइली फौज ने शहीद कर दिए रमजान के पहले अशरे में। आप देखें ना, इनकी जालम और सफाकियत जरा देखिए, तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और फिर जब इस तरह के वाकयात होने के बावजूद जो कहता है कि जी सब नॉर्मल हो जाएगा, तो कैसे नॉर्मल होगा मुझे बताइए। आप इनकी सफाकियत का अंदाजा लगाइए कि इन्होंने ये एड वाला ड्रामा रचाया कि जनाब हम वो जी साइप्रस से एड आ रही है, वो जी जहाज चलना शुरू हो गए हैं, वो जी एड ड्रॉप हम एड कर रहे हैं। तो वो जो थोड़ी बहुत एड आई उसके नतीजे में इन्होंने किस तरह फलस्तीनियों को मारा। जहां पर वो फलस्तीनी खड़े थे एड लेने के लिए या ऊपर से एयर ड्रॉप हो रही है उस एड को रिसीव करने के लिए, वो कईयों के ऊपर गिरी, वो फलस्तीनी वहां पर शहीद हो गए। फिर जहां पर वो लेने के लिए गए वहां पर बमबारी करके उनको शहीद कर दिया गया। यानी कुछ तो ऐसी शहादतें हुई कि ऊपर से वो एड ही उनके ऊपर गिर गई। कुछ में ऐसे वाकयात हुए कि वो जहां पर लेने गए वहां पर बमबारी करके हंड्रेड्स ऑफ फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। अच्छा, फिर क्या हुआ कि वो जो तंजीमें वहां पर ऑपरेट कर रही हैं उनके जो एड वर्कर्स थे वो 100 से ज्यादा इस अशरे में शहीद कर दिए गए। यानी वो एड आई है तो उस एड के चक्कर में, वो जो थोड़ी बहुत नाम याद आई है, उस एड के चक्कर में 100 से ज्यादा एड वर्कर्स इन्होंने शहीद कर दिए। तो ये सफाकियत आपके इनका अंदाजा लगाइए कि एड आने पर भी शहादतें हो रही हैं, यानी एड तकसीम करने वालों की भी शहादतें हो रही हैं। यानी वो एड ना हुई, उल्टा वो मौत हुई उनकी। मतलब मकसद तो रिलीफ होना चाहिए था ना, तो वो एड जो है वो उनकी मौत बनकर आई है। ये इस वक्त वहां पर हो रहा है। तो ये जुल्म जब वहां पर हुआ तो फिर मज़ामती तहरीक वहां पर पहुंची हुई है, पिछले 3-4 दिनों से उनके साथ लड़ रही है। और अभी खबरें ये आ रही हैं कि बहुत हैवी कैजुअलिटीज मज़ामती तहरीक ने इसराइली फौज को पहुंचाई हैं, जितना वो कर सकते हैं यार। वो मतलब एक छोटी सी तंजीम, आप अंदाजा लगाइए, उनका 6 महीने इसराइल से लड़ना ही सबसे बड़ी फतह है। क्या इससे पहले कोई अरब मुल्क लड़ सका है? आपकी तो जंगें 6-6 दिनों में खत्म हो गई थी, तो हमास तो 6 महीनों से लड़ रही है। तो इससे बड़ी और वो फतह क्या हासिल करे। तो जितना वो कर सकती है वो वहां पर पहुंची है, उनसे लड़ रही है। और अभी खबरें आई हैं कि हैवी कैजुअलिटीज इसराइली फौज को वहां पर उठाना पड़ी हैं। वो बता रहे हैं जो मुख्तलिफ हमले अल शिफा की सराउंडिंग में इस लड़ाई में हुए हैं कि विद टारगेटेड ट्रूप कैरियर्स ऑफ इसराइली आर्मी विद RPG इन द विसिनिटी ऑफ अल शिफा।
ایک ट्रूप कैरियर जिसमें काफी ज्यादा फौजी मौजूद थे उसको निशाना बनाया गया। और इस हवाले से एक और खबर इसको तस्दीक करते हुए अल कुदस बता रही है कि ऑक्यूपेशन फोर्सेस वर मॉनिटर्ड इवैक्यूएटिंग नंबर ऑफ सोल्जर्स बॉडीज एंड इंजरीज, के इजरायली फौज देखी गई बहुत सारी जो डेड बॉडीज है अपनी फौज की उनको, और जो बहुत सारे इंजर्ड हो गए उनको निकालते हुए उनको वहां पर मॉनिटर किया गया। फिर नाज़रीन एक स्नाइपर को मारा गया है अल शिफा की सराउंडिंग में, जो वहां पर तैनात है स्नाइपर, जो कोई भी आता है उसको सीधी गोली मारकर वहां पर शहीद कर देते हैं, उसमें से एक स्नाइपर को मारा गया है। एन इसराइली स्नाइपर वाज किल्ड बाय अ 12.7 कैलिबर बुलेट अगेंस्ट फोर्टिफिकेशन ईस्ट ऑफ अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स इन गाजा सिटी। तो एक बड़ी कामयाबी ये मिली है कि एक स्नाइपर को मार दिया गया है। फिर नाज़रीन बता रहे हैं वी बाउंड बैराज ऑफ मोर्टार शेल्स गैदरिंग ऑफ इसराइली व्हीकल्स एंड सोल्जर्स इन द विसिनिटी ऑफ अल शिफा। तो इसराइली फौज जहां पर उनकी गैदरिंग थी उन पर मोर्टार के गोलों के साथ बमबारी करके हलाकत हुई है। तो ये अल शिफा के इर्द गिर्द होने वाली लड़ाई है और उसमें हमास जितना कर सकती है इसराइली फौज को नुकसान पहुंचा रही है। अब जरा बाकी एक्सेस पर गजा के बाकी इलाकों में किस तरह से लड़ाई जारी है वो आपके सामने रखते हैं। एक टनल का नाज़रीन घात लगाया गया है और उस टनल के अंदर एक स्पेशल इसराइली जो फोर्स है उसको मारा गया, पूरी की पूरी टनल को उड़ा दिया गया और वो सारी की सारी इसराइली फौज जो है वो मेजॉरिटी उसमें डेड हो गई और कुछ वाउंडेड हो गई। अल कसाम ब्रिगेड ये बता रही है वी ब्लू अप टनल ओपनिंग इन अ ज़ायनिस्ट फोर्स लीविंग देम डेड एंड वाउंडेड इन अल करारा एरिया। तो ये एक बहुत बड़ा हमला है अल शिफा के अलावा जो लड़ाई हो रही है कि पूरी पूरी टनल उड़ाई गई और इसराइली फौज उसी में टनल के अंदर जो है उसकी कब्रें बन गई। फिर नाज़रीन बता रहे हैं आवर फाइटर्स कंफर्म्ड दैट they had targeted 2 Israeli Merkava tanks with 2 Al Yasin shells in the north of Khan Yunis। तो 2 मरकेवा टैंक खान यूनस के करीब जो है वो तबाह किए गए हैं। फिर नाज़रीन बता रहे हैं आवर फाइटर्स क्लैश्ड विद इसराइली फोर्स होल्ड अप इन वन ऑफ द रेजिडेंशियल अपार्टमेंट इन विसिनिटी ऑफ रीफ अल मदीना रेस्टोरेंट। ये एक बड़ा मशहूर वहां पर रेस्टोरेंट है, उसके साथ एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट था जो किसी फलस्तीनी का था जिसमें इसराइली फौज आकर पनाह गुज़ीन हो गई। तो उसको टारगेट किया गया है, उसको मॉनिटर करके उसको निशाना बनाया गया है और इसराइली फौज की जो कब्रें हैं वो उसके अंदर बना दी गई हैं। अच्छा, अगर हम जल्दी जल्दी वेस्ट बैंक की भी बात कर लें तो वेस्ट बैंक के हवाले से एक खबर है और वो ये है कि तुलकराम और नेबलस में इस वक्त बड़े लेवल की लड़ाई हो रही है। ठीक है ना, जो इस वक्त सबसे बड़े लेवल की लड़ाई हो रही है उसकी रिपोर्ट्स तुलकराम और नेबलस से आ रही है। पिछले 48 घंटों में ये झड़पें इस वक्त वहां पर हो रही हैं और वहां पर हुआ यह है कि इसराइली फौज को मार भगाया गया है, फिर वहां पर नई फौज के ताजा दम दस्ते जो हैं वो भेजे गए। ऑक्यूपेशन आर्मी पुशेस न्यू मिलिट्री रीइंफोर्समेंट कहते हैं कि नई इमदाद, नई फौज पीछे से भेजना टुवर्ड्स नूर शमस कैंप ईस्ट ऑफ तुलकराम एंड नेबलस। तो यहां पर नए ताज़ा दम दस्ते जो हैं वो इसराइली फौज के भेजे गए। अच्छा, अब जरा आपको लिए चलते हैं लेबनान के हवाले से। और लेबनान के हवाले से नाज़रीन एक जो आज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लेबनान हुकूमत ने एक शेयर की है वो मैं पहले आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बड़ी दिल दहला देने वाली और बड़ी इंतहा कोई सफाकियत वाली ये खबर है जो लेबनीज गवर्नमेंट ने दी है। ये मैं आपको बताता रहता हूं ना कि बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो हमें पता भी नहीं है, जो मीडिया तक आ भी नहीं रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें पसे पर्दा चल रही हैं, तबाही इतनी ज्यादा हो रही है, जंग का स्केल इतना वाइड हो चुका है कि हमें बहुत सारी चीजों का नहीं मीडिया रिपोर्ट हो पा रहा। तो नाज़रीन लेबनीज की गवर्नमेंट ये बता रही है कि इसराइली आर्मी ने जो फास्फोरस बॉम्ब इस्तेमाल किया है उसके नतीजे में क्या हुआ है कि थाउजेंड्स ऑफ लाइव स्टॉक जो है उसकी डेथ हुई है। लाइफ स्टॉक यानी माल मवेशी। अब ये करते क्या है कि ये बॉर्डर के साथ साथ मतलब गांव हैं, जंगलात हैं, मतलब आबादियां हैं, वहां पर इन्होंने फास्फोरस बॉम्ब इस्तेमाल करना शुरू किया। ये वॉर क्राइम समझा जाता है ये वाला बॉम्ब इस्तेमाल करना। ये एक केमिकल बॉम्ब है और ये जहां पर गिरता है वहां पर आग मतलब बाकी में भी आग लगती है, धमाके होते हैं, शोले उठते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली मतलब ये जहां पर गिरता है वहां पर ये आग लगा देता है और ये मतलब केमिकल एक बॉम्ब है। तो इन्होंने वहां पर जंगलात पर गांव पर वहां पर ये गिराए हैं। और आज आप देखिए कि 6 महीनों में ये खबरें तो आई हैं, हम आपके साथ रिपोर्ट भी करते रहे कि फास्फोरस बॉम्ब इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन 6 महीनों में ये खबर अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई। और आज हमें पता चल रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ लाइव स्टॉक जो है वो वहां पर मारा गया है इनके इस बम की वजह से। तो मुझे बताइए ये कितनी बड़ी और कितनी खतरनाक और कितनी अफसोसनाक खबर है।
जानवरों को भी नहीं छोड़ा जा रहा, माल मवेशियों बेजुबान जानवरों को भी नहीं छोड़ा जा रहा और उन पर इस तरह के बम गिराकर उनको मारा जा रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए, जहां पर थाउजेंड्स ऑफ, यानी ये 1-2 लाख तादाद हो सकती है, तो जहां पर इतनी बड़ी तादाद में मवेशी मर रहे होंगे, वो कहां पर उनको फेंका जा रहा होगा, कहां पर वो पड़े होंगे, मतलब जहां पर ये बम गिरा है उन बेचारे मवेशियों की हलाकत, और वो कैसे गए होंगे, उनकी जान कैसे निकली होगी। ये इतना दर्दनाक बम है, और ये तो फिर गजा पर भी यही वाला बम इस्तेमाल किया गया, तो वहां पर लोगों ने क्या क्या अज़ियतें बर्दाश्त नहीं की होंगी। तो वो मवेशी कहां पर पड़े होंगे, कहां पर उनको फेंका गया होगा, क्या वहां पर माहौल होगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस खबर से आप बड़ा बखूबी ये इमेजिन कर सकते हैं कि किस लेवल पर वहां पे लड़ाई हो रही है। और ऐसा ना समझे कि लेबनान कुर्बानियां नहीं दे रहा, हिजबुल्लाह कोई पीआर स्टंट चला रही है, वहां पर कुर्बानियां दी जा रही हैं। और ये भी ज़हन में रखें, जब लेबनान से ऑल आउट वॉर होगी, यहां पर तो बड़ा आसानी से कह दिया जाता है ना कि हिजबुल्लाह मुकम्मल जंग क्यों नहीं छेड़ रही। ओ भाई, वो लेबनान में भी लाखों करोड़ों लोग बैठे हुए हैं, वो भी मुसलमान हैं। तो जब इसराइल के साथ जंग छिड़ेगी तो वहां पर बहुत बड़ी तादाद में शहादतें होंगी। ये बात आप ज़हन में रखें, बहुत बड़ी तादाद में लेबनान के लोगों को कुर्बानियां देना पड़ेंगी जितनी इसराइल वहां पर बमबारी करेगा। ठीक है, तो ये कोई आसान फैसला नहीं है हिजबुल्लाह का। असल क्या चीज थी कि ये जो महलात में बैठे हुए हैं ये स्ट्रॉन्ग स्टांस लेते, तो इन्होंने नहीं लिया। उसके बावजूद आप हिजबुल्लाह का, लेबनान का, इराक का, शाम का, यमन का इनका स्टांस देखेंगे, वो किस तरह आगे बढ़कर आए हैं और इसराइल से टक्कर ले रहे हैं और उनको इबरतनाक शिकस्त दे रहे हैं। और आज मगरिब, अमेरिका, यूरोप ये लिख रहे हैं, इसराइल के अंदर उनके यहूदी दानिशवर लिखने पर मजबूर हो गए हैं कि जो इस वक्त हो रहा है ये इसराइल को मुकम्मल तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये कोई कुर्बानियों के बगैर इसराइल तबाह नहीं हो रहा, और आगे भी जब ऑल आउट वॉर की तरफ हम जा रहे हैं तो कितनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। इसलिए ये कोई आसानी से जो कह दिया जाता है नहीं हिजबुल्लाह ऑल आउट वॉर क्यों नहीं छेड़ रही, तो पीछे वहां पर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो उन्होंने उनका भी सोचना है। डेफिनेटली गजा के लोगों का दर्द हर किसी को है, और इसीलिए तो हिजबुल्लाह इस हद तक आई हुई है, इसीलिए तो यमन जैसा फाक़िज़दा मुल्क इस हद तक आया हुआ है। लेकिन बाकियों की भी बहुत सारी जिम्मेदारी बनती है जो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे हैं। सो बहरहाल ये एक अफसोसनाक खबर मैंने आपके साथ शेयर की। अब आ जाते हैं ज़रा जो हमले इस वक्त लेबनान कर रहा है मुसलसल, मैं कहता हूँ 2400 घंटे इस वक्त नाज़रीन इसराइल पर बमबारी हो रही है, हमले किए जा रहे हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि एक इंटेलिजेंस फोर्स को नाज़रीन निशाना बनाया गया है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ये बता रही है कि आवर फाइटर्स वर एबल टू इन्फ्लिक्ट कैजुअलिटीज ऑन द रैंक्स ऑफ द टारगेटेड इंटेलिजेंस फोर्स इन मिटुला इंक्लूड्स डेड एंड वाउंडेड। अब इसमें ये एक जासूस फोर्स थी, यानी मुसाद की हो सकती है, शिनबैत हो सकती है, जो भी थी इंटेलिजेंस फोर्स थी, और उसकी रैंक्स यानी को खाली सिपाही नहीं थे बल्कि उनके ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, उनके कमांडर्स भी हो सकते हैं उसके अंदर जहां पर ये मौजूद थे। तो वो हलाक किया गया, उनको जख्मी किया गया है। सो दिस इज अ बिग ऑपरेशन। एक इंटेलिजेंस फोर्स को मॉनिटर करना, सर्विलेंस करना और फिर एक्यूरेटली जाकर टारगेट करना, दिस इज मार्वेलस, दिस इज अनबिलीवेबल। तो ये जनाब अब तक का एक बड़ा हमला है। फिर नज़ीर इसराइली मीडिया बता रहा है कि एक्सप्लोजन्स वर हर्ड इन अक्का एंड सराउंडिंग एरियाज, वहां पर एक बड़े धमाके इसराइली मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है। 15-20 जैसा मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ लोकेशंस को निशाना बनाया गया है। मिसाल के तौर पर वो बता रहे हैं कि जल आलम मिलिट्री साइट पर हमने मिसाइलों से बमबारी की है। किफार शुबा की जो पहाड़ियां हैं उसके अंदर रुवैसत आलम साइट और अल समाका जो साइट है उसको निशाना बनाया है। फिर हिजबुल्लाह बता रही है कि हमने हुनैन कासल का जो एरिया है उस पर मिसाइलों के साथ बमबारी की है और उनको तबाह किया। इसी तरह शिबा फार्म्स के अंदर जो ज़ेबदीन साइट है मिलिट्री, उसको निशाना बनाया है। तो ये मैंने मुख्तसर आपके सामने तफसील रखी है, मुख्तलिफ जो बड़े एरियाज़ हैं उनको किस तरह से निशाना बनाया गया है। तो ये मुसलसल लेबनान वहाँ से हमले कर रहा है। लेबनान से मुराद इस्लामिक रेजिस्टेंस या हिजबुल्लाह जो तंजीमें वहाँ पर एक्टिव हैं, और लेबनीज आर्मी पूरी तरह से तैयार है और पूरी तैयारी कर रही है इसराइल के साथ जंग के लिए। किसी भी वक्त ये जंग शुरू हो सकती है और बहुत हद तक इसके चांसेस हैं कि ये जंग रफ़ा के साथ ये आगे पीछे शुरू होगी, यानी जो ही रफ़ा पर ऑपरेशन होगा उससे पहले या उससे मतलब उसके साथ आगे पीछे जो है ये लेबनान वाली जंग होगी। लेकिन ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, सबूत भी आपके सामने रख चुका हूँ। इसराइल की तैयारी, जंगी मशकें, खुराक को स्टोर करना, बहुत सारी चीज़ें वो आपके सामने रख चुका हूँ कि जंग तो हर सूरत में होना ही होना है। आखिर में नाज़रीन आपके सामने जो स्लेवियन गवर्नमेंट है उनका फॉरेन मिनिस्टर है वो किस तरह से स्टैंड कर रहा है फ़लस्तीन के साथ, वो बयान आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो बता रहे हैं द अटैक्स ऑन द अल शिफा हॉस्पिटल आर टेरिबल एंड
acceptable। फिर वो बता रहे हैं all residents in Gaza face a severe crisis of lack of food and most of them suffer from famine। तो आज देखें ना कि सारी दुनिया को पता है कि खुराक नहीं है, कहत है, वहाँ पर गज़ा के बच्चे क्या फेस कर रहे हैं, और कहत से मरना आज के दौर में उस इलाके में जो मुक़द्दस तरीन इलाका समझा जाता है, जहाँ बाहर हज़ारों ट्रक खड़े हैं, जहाँ पर सारी दुनिया इमदाद भेज रही है, वहाँ पर जो बच्चे हैं वो कहत से और भूख से शहीद हो रहे हैं। तो दिस इज़ अनबिलीवेबल। फिर वो बता रहे हैं वी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट the population in Gaza by working to deliver aid in appropriate ways। The world is witnessing the largest humanitarian disaster in Gaza। तो दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जो ये समझ रहे हैं कि ये तबाही, ये दुनिया की सिक्योरिटी को खतरा है, ये दुनिया के अमन को खतरा है, इसलिए ये जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा, इसलिए वो इसराइल से ताल्लुकात भी बायकॉट कर रहे हैं। बहरहाल ये इस वक्त के हक़ाइक़ हैं और दुनिया देख रही है जो कुछ गज़ा में हो रहा है, और ये बात भी तय है कि गज़ा में होने वाले जुल्म का बदला इसराइल से लिया जाएगा और ये तबाही सिर्फ गज़ा तक महदूद नहीं रहने वाली है। बार बार हम आपको ये अपडेट कर रहे हैं और बता रहे हैं, यही हकीकत है, ये हक़ाइक़ हैं। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।